नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। 26वां कारगिल विजय दिवस आज के दिन 1999 में भारत ने पाकिस्तान को दी थी मात। भारत ने कारगिल की चोटियों को फिर से किया था कब्जा। मालदीव के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में करेंगे शिरकत। डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर संभव। एक दिवसीय गुजरात के दौरे पर रहेंगे विपक्ष के नेता राहुल गांधी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे साथ। पार्टी के जिला अध्यक्षों से करेंगे मुलाकात। हरियाणा को मिलेगा 600 मेगावाट अतिरिक्त बिजली। किशाऊ डैम 5400 एकड़ में बनेगा, खर्च होंगे 8000 करोड़। सीएम सैनी ने शाह से की चर्चा। झालावाड़ हादसे में मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख। संविदा पर मिलेगी नौकरी। स्कूल बिल्डिंग गिरने से 7 बच्चों की हुई थी मौत। उड़ीसा में 2 भाइयों ने नाबालिग से किया गैंगरेप। जिंदा दफनाने की कोशिश की। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आरोपियों की उम्र 60 से 55 साल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। इस बीच दिल्ली से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर आज मालदीव के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मालदीव के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मालदीव के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4800 करोड़ से अधिक की है विकास परियोजनाएं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, विकास परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर संभव। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। रोडवेज बस के अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आधा दर्जन सवारियां घायल हो गई हैं। घायलों का इलाज जारी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। सवारियां लेकर नोएडा जा रही थी बस। अहम खबर आपको बता दें और यमुना एक्सप्रेसवे की घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे की घटना सामने आई, जहां पर बड़ा हादसा, कई लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कासगंज से खबर। एसओजी सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई। मुठभेड़ में एक छात्र गौकश घायल, पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुल 10 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। गौवंशिया बैल भैंस बरामद हुए। मवेशी चोरी के कई मामले भी पुलिस ने सुलझाए। अहम जानकारी आपको हम बता दें, चेकिंग के दौरान भरगैन जंगल में हुई मुठभेड़। अवैध शस्त्र, कारतूस व नशीला पाउडर बरामद। पुलिस ने सिकंदरपुर वैश्य क्षेत्र में की कार्रवाई। कासगंज के थाना पटियाली का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से पटियाली सर्कल के कई थानों में और सहावर सर्कल के भी कुछ थानों में भैंस चोरी और गौकशी की घटना हुई थी, जिसमें कई सोर्सेज को लगाया गया था और ये सूचना मिली थी कि भरगैन के जंगलों में इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं। यहाँ पर स्थानीय पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी। आज जब पुलिस चेक कर रही थी तो यहाँ पर सूचना मिली कि कुछ लोग
कुछ बैल और भैंस यहाँ पर काटने के लिए लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर आकर जब देखा गया तो कुछ लोग यहाँ पर 4 बैल और 1 भैंस को लेकर जा रहे थे काटने के लिए। जब पुलिस के द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उनमें से कुछ लोगों ने पुलिस पर फायर कर दिया। आत्मरक्षा में फायरिंग में एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है और मौके से कुल 10 अभियुक्त बरामद हुए हैं। इनके पास से 4 बैल और 1 भैंस बरामद हुई है। पता चला है कि जो भैंस है वो चोरी की है और उसका एक अभियोग भी पंजीकृत है। इनके पास से 3 तमंचे बरामद हुए हैं और कुछ जिंदा कारतूस और खाली खोखे भी बरामद हुए हैं। जिस गाड़ी को ये लोग यूज़ कर रहे थे पिकअप मैक्स को ये घटना कारित करने के लिए, वो भी मौके से बरामद। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर के गांव चावली में पंचायत सचिव पर हमला सर्वे के लिए पहुंचे और सचिव को ग्रामीणों ने दौड़ाकर पीटा है। सर्वे के लिए पहुंचे सचिव की पिटाई की गई है। सचिव पर विपक्षों से साठगांठ का आरोप लगाया गया। ट्रांसफर के बाद भी सचिव ने किया सर्वे कार्य जारी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, ग्राम प्रधान के साथ बहस के दौरान हुआ विवाद। डीएम ने घटना की जांच के आदेश दिए। कोतवाली देहात में ग्राम प्रधान समेत कई के खिलाफ एफआईआर की बात सामने आई है। पंचायत सचिव की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 कल होगी संपन्न। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 27 जुलाई रविवार को परीक्षा होगी संपन्न। 411 पदों के लिए हो रही परीक्षा। 10,76,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एक पाली में होगा इस परीक्षा का आयोजन। 9:30 से लेकर 12:30 बजे तक होगी परीक्षा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, 1.5 घंटे पहले परीक्षार्थियों को प्रवेश मिलेगा। ये बड़ी जानकारी। और अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों की ओर। फतेहपुर में डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में 2 की मौत हो गई है। 1 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जाते हैं। कई की हालत गंभीर है। मनगढ़ से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु और ट्रैक्टर में लगभग 35 लोग, महिलाएं और बच्चे सवार थे। नजदीकी अस्पताल से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए। फतेहपुर खागा कोतवाली क्षेत्र के बरकतपुर गांव की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, बरकतपुर गांव की पूरी घटना सामने आई। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कौशांबी से, जहां पिपरी थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में 30 वर्षीय आरोपी सिंह को उसके दुश्मन राजू ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। दोनों के बीच मुकदमेबाजी को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। मखदूमपुर में एक शराब के ठेके के पास गोली चल गई है, जिस पर थाने की पुलिस बल तत्काल पहुंची है। जो घायल व्यक्ति हैं राजू नाम के, वो गांजा जो है एयरपोर्ट थाना में पड़ता है प्रयागराज जनपद में, तो उसको तत्काल SRN हॉस्पिटल लेके पुलिस बल गया, जहां पर उनकी डेथ हो गई। मारने वाले का नाम जो अभी प्रथम दृष्टया आ रहा है, वो भी गांजा गांव का ही एयरपोर्ट थाना जनपद प्रयागराज का रहने वाला है। और
अभी परिवारजन की तरफ से कोई तहरीर नहीं आई है, सभी लोग हॉस्पिटल में हैं। जो भी तहरीर आएगी उस पर मुकदमा तत्काल दर्ज करके जो दोषी हैं उन्हें शीघ्र जेल भेजा जाएगा। मेरठ से खबर है, जहां पर पुंछ में बारूदी सुरंग विस्फोट में मेरठ के अग्निवीर ललित शहीद हो गए। हादसे में 2 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं और जिन्हें उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ललित गांव बस्तरा का निवासी था। 2023 में अग्निवीर के तौर पर भर्ती हुए थे। हादसे की खबर से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार वाले आंसू बहा रहे हैं। शहीद के स्वजन जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए हैं। जनपद सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने घायलों सहित 4 गौकश अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए मौके से जिंदा गौवंश, मांस, खाल और गौकशी के प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। दरअसल थाना देवबंद पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि गांव मनकी में शमीम पुत्र अयूब के घर से गौकशी की जा रही है और सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गौकशी करने वालों में भगदड़ मच गई। जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में गोली लगने से मोनू उर्फ शाहरुख पुत्र शकील तथा ताबिश पुत्र शमीम निवासी गांव मन की घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। कानपुर से खबर है, पनकी थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह पर जातिवाद और फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा है। पीड़ित सत्यम द्विवेदी का कहना है कि इंस्पेक्टर और उनके साथी आशीष गुप्ता ने मिलकर उन्हें प्रताड़ित किया। सत्यम का आरोप है कि थाने में इंस्पेक्टर ने उनसे गाली गलौज की और चेहरे पर जूते से मारा। इसके अलावा आशीष गुप्ता और मानवेंद्र सिंह ने उनके खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की साजिश की। सत्यम ने बताया कि आशीष गुप्ता की पत्नी को भी मारा गया ताकि वो उनके खिलाफ बयान दे सके। हालांकि आशीष गुप्ता की पत्नी दामिनी गुप्ता ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर अपने पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सत्यम का कहना है कि मानवेंद्र सिंह ब्राह्मण समाज से नफरत करते हैं और इसी वजह से वो आशीष के साथ मिलकर ये सब कर रहे हैं। सत्यम ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो उनका परिवार लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो सकता है। मामला यह है कि 25/4/2025 को नाली के विवाद के कारण मैंने 112 पे सूचना की। उन्होंने मुझको थाने बुलाया तो वही आशीष कुमार गुप्ता के सामने अपनी कुर्सी के नीचे बैठाल की मेरे चेहरे पे अपने जूतों से 15 से 20 जूते मारे। उसके बाद मतलब भद्दी भद्दी गालियां मेरे समाज के बोले तुम्हारा राजनीतिक कैरियर बर्बाद कर देंगे, तुमको बर्बाद करें। ये पनकी एसएचओ मानवेंद्र सिंह ने कही। और उसके बाद कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है, आशीष कुमार गुप्ता ने की है। वो पनकी एसएचओ कहने पे की है कि मेरी पत्नी से सपा नेता सत्येंद्र द्विवेदी से वह संबंध है, जबकि उनकी पत्नी ने कल कॉन्फ्रेंस जो की है कोई भी हमारे उनके संबंध नहीं है, ना कोई मतलब मेरा कोई उनसे मतलब है। ये वो पड़ोसी है, वो ऊपर रही थी, हम नीचे रहते, मेरा कोई मतलब नहीं। वो भी अगल बगल का मामला, कोई मेरे फ्लैट का मामला नहीं है। खबर है गाजीपुर से, जहां पर जिले में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। तेज सिंह मोटर ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक दलाल ये कहते हुए सुना जा रहा है कि अगर कोई अभ्यर्थी ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाए तब भी 6,000 देने पर उसे पास करवा दिया जाएगा, उसका लाइसेंस तैयार होकर मिल जाएगा। ये वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा है और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठने लगे हैं। इस वीडियो में दलाल के द्वारा बताया जा रहा है अगर ड्राइविंग में पास नहीं भी हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 6,000 दो और पास हो जाओ, लाइसेंस तैयार होकर आपके हाथों में होगा। इस खुलासे ने पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। आम जनता का विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो हमारे यहाँ एक ADTC है तेज सिंह
जो खुला है अभी, हमने ज्वाइन किया है तो जाके हमने वहाँ निरीक्षण किया। वहाँ पे ये है कि जो हमारे यहाँ से बायोमेट्रिक्स करके स्लॉट लेके जाते हैं, उनका वो लोग प्रशिक्षण प्राप्त लड़के हैं टेस्ट करते हैं, और प्रशिक्षण के लिए जनपद में बहुत सारे मोटर ट्रेनिंग स्कूल हैं, उसमें से टेस्ट लेने का अधिकार उनको दिया गया है। और ये चूंकि आप लोग अभी बता रहे हैं कि इसमें ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे पैसे की डिमांड की जा रही है, तो हमने जो जाके देखा था वहाँ पे ये है कि उनका एक प्रशिक्षण शुल्क उन्होंने लगा रखा है कि हमारे यहाँ प्रशिक्षण का शुल्क ये है, और टेस्टिंग के लिए उनको 150 रुपये सरकार उनको ऑलरेडी प्रोवाइड कराती है। अगर कोई टेस्ट देने जाता है तो उनको टेस्ट सेंटर वाले को 150 रुपया मिलता है। अगर इस तरह की शिकायत आ रही है तो इस पे हम खुद जा करके और आरआई को वहाँ पे बैठा करके, क्योंकि हमारे यहाँ भी 3 दिन के लिए आरआई भी मिल गए हैं, यहाँ संबद्ध हुए हैं, तो उनको बैठा करके इसकी जांच कर लेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर देश के ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्गों के प्रति दोहरे मानदंड अपनाने और संवैधानिक अधिकारों में धोखा देने का आरोप लगाया। बीएसपी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियां बहुजन समाज के हितों को नजरअंदाज करती आ रही है। इसके चलते ही बीएसपी का गठन हुआ। बीएसपी ने यह भी कहा कि इन पार्टियों ने आरक्षण को कमजोर करने और बहुजनों को सामाजिक राजनीतिक गुलामी में बनाए रखने की साजिश रची है। अहम खबर आपको हम बता रहे थे। बरेली में 73वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक फुटबॉल प्रतियोगिता साल 2025 का शुक्रवार को समापन हो गया। फाइनल मैच में बरेली की महिला टीम ने गोरखपुर की महिला टीम को 3-1 से हरा दिया, जबकि पुरुष वर्ग के फाइनल मैच में गोरखपुर जोन ने मेरठ जोन को 1-0 से हराकर विजय प्राप्त की। मैच के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य डीजी बरेली जोन रमित शर्मा रहे। उन्होंने कहा कि खेल सिर्फ जीत और हार का नाम नहीं, ये चरित्र है, अनुशासन और टीम भावना का प्रतीक है। खिलाड़ी जब मैदान पर अपना पसीना बहाते हैं, वही असली योद्धा होते हैं। 73वीं यूपी पुलिस इंटर जोनल प्रतियोगिता हुई है। स्टेट लेवल प्रतियोगिता है फुटबॉल की, जो बरेली पुलिस लाइंस में संपन्न हुई है। यहाँ पे जो भी विजेता टीम्स हैं उन सभी को आज ट्रैक सूट्स अनाउंस किए गए हैं बरेली जोन की तरफ से। सभी विजेता टीम को खिलाड़ियों ने पूरे में डिसिप्लिन का बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। व्यक्तिगत तौर से मेरे लिए ये एक इमोशनल क्षण था, क्योंकि आज से 23 साल पहले सन 2002 में जो यूपी पुलिस की स्टेट लेवल प्रतियोगिता हुई थी, उसमें बनारस जोन की तरफ से मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था। और मनोज जग्गी, जो कि एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, वो बनारस जोन की टीम से खेले थे और स्पोर्ट्स कोटा के पहले बैच जो भर्ती हुआ था उसमें से वो भी थे। और इस बीच बड़ी जानकारी उन्नाव से सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उन्नाव से बड़ी खबर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यूपी कैंपस का उद्घाटन। उन्नाव से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, सीएम योगी करेंगे चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन। बड़ी शुरुआत, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। कानपुर नेशनल हाईवे पर नया कैंपस आज से हो जाएगा शुरू। मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारत का पहला AI ऑगमेंटेड। बड़ी जानकारी उन्नाव से, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यूपी कैंपस का उद्घाटन करने के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आज होगा उद्घाटन, ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, कानपुर लखनऊ हाईवे पर कैंपस की हो रही शुरुआत। मल्टीडिसिप्लिनरी विश्वविद्यालय कैंपस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की शुरुआत। उन्नाव से बड़ी जानकारी, यूपी कैंपस का होगा उद्घाटन। ये बड़ी जानकारी और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, थोड़ी ही देर में पहुंचने की जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से, ये बड़ी खबर। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बड़ी शुरुआत कह सकते हैं, आज मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं उद्घाटन के लिए, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या है पूरी जानकारी आपके पास में? बिल्कुल, ये उन्नाव के लिए एक बड़ी खबर है। और उन्नाव में जिस तरीके से ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का आज उद्घाटन होने वाला है, जो लगभग 150 एकड़ से अधिक जमीन पर ये स्थापित हुई है और आज एक भव्य समारोह में इसका उद्घाटन होगा।
अगर बात करें तो जो विश्वविद्यालय के जो अधिकारी हैं उनके स्तर से जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें 2000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और इस तरीके से उन्नाव के लिए एक बड़ी व्यवस्था कहा जा सकता है, बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है, जिसमें लगभग 2000 से अधिक जो शिक्षार्थी वो यहाँ शिक्षण लेने वाले हैं आने वाले समय में, और भी अधिक अभी रजिस्ट्रेशन, चूंकि रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं इसलिए अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन भी होंगे। और आज मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर बड़ी भव्य तैयारी की गई है, बड़े लेवल पे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और साथ ही जो स्थानीय भाजपा के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उन्नाव को लेकर के जिस तरीके से लगभग 2 साल से यूनिवर्सिटी का काम चल रहा था और आज ये यूनिवर्सिटी अपने अस्तित्व में आने वाली है, जिसको लेकर के बस कुछ ही देर में मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। शुभारंभ होने के बाद में इस कार्यक्रम का स्वरूप भी मिलने वाला है और उस स्वरूप के साथ साथ अगर कहें गरिमा तो इस यूनिवर्सिटी से जो शिक्षा के क्षेत्र में 4 चांद लगने वाले हैं जिले के, और जिले को सबसे बड़ा लाभ ये मिलने वाला है कि यहाँ पर अधिक से अधिक छात्र जो बाहर से आएंगे, यहाँ व्यापारिक दृष्टि भी इस जिले को लाभ मिलेगा। और अगर बात कर लें तो जो शिक्षा के क्षेत्र, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे पाठ्यक्रम इसमें जोड़े गए हैं, उन पाठ्यक्रमों को देखते हुए कहा जा सकता है कि एक बड़ी उपलब्धि उन्नाव जिले को मिलने वाली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें उन्नाव से, जहां पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यूपी कैंपस का उद्घाटन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होगा और मुख्यमंत्री आज खुद यहां पर पहुंचेंगे और इस कैंपस का उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं उन्नाव के लिए भी, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर अभी से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। 2000 से अधिक छात्रों ने कैंपस में पहले ही रजिस्ट्रेशन करा लिया है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और इसके बाद इस कैंपस का उद्घाटन हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इंजीनियरिंग, बिजनेस, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज इसमें शामिल हैं। कई सारे अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग डिग्रियां यहाँ पर लोग हासिल कर सकते हैं और ये बड़ा मौका होगा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी भारत के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में इसकी गिनती, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं और ये बड़ा कदम उठाया गया है। आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, कैंपस का उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच रहे हैं। कल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव कैंपस लखनऊ का उद्घाटन करने के लिए उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें यूनिवर्सिटी का वे उद्घाटन करेंगे और साथ साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम भी करेंगे। तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। सभी प्रकार के इसमें जो तैयारी मौके पर होनी चाहिए थी सुरक्षा की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, वो लगभग पूर्ण कर ली गई हैं और इसमें जो प्रतिभाग होगा वो उद्यमियों का, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, एकेडमिशियंस का, सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण हमारी अग्रणी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन करवाया जाएगा, जिससे कि न केवल उन्नाव के बल्कि आसपास के भी युवा प्रेरित होकर ये यूनिवर्सिटी, जो पहली हमारी यूनिवर्सिटी होगी उन्नाव जनपद की, उसका लाभ उठा सकें। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं। कारगिल विजय दिवस के मौके पर धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। समीर सबरवाल जी, मेजर जनरल गुलाब सिंह रावत जी, एयर कमांडेंट राजीव शर्मा जी, ब्रिगेडियर DK बडोला जी, ब्रिगेडियर KG बहल जी, अमृत लाल जी और हमारे भंडारी जी, अनिल गोयल जी, विशाल जी, बलजीत सोनी जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी और सभी हमारे यहाँ पर उपस्थित सैनिक कल्याण सचिव श्री दीपेंद्र चौधरी जी, अमृत लाल जी और बड़ी संख्या में
आज के कार्यक्रम में यहाँ पर पधारे हमारे सभी सैनिक, पूर्व सैनिक, हमारी वीर माताएं, वीर नारियां, बड़ी संख्या में यहाँ पर हमारे सभी बलिदानियों के परिवार से आए हुए हमारे सभी पारिवारिक जन, एनसीसी के कैडेट्स, विद्यालयों से आए हुए सभी शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर यहाँ हमारे कारगिल शहीदों के इस स्मरण दिवस पर, श्रद्धांजलि दिवस पर आप सबके उपस्थित होने पर मैं अपनी ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और हमारे संचालन करने वाले श्री थपलियाल जी, बहुत सुंदर संचालन हर वर्ष आपका रहता है। 25वें कारगिल दिवस के अवसर पर मैं हमारे देश के उन सभी वीरों को पूरे प्रदेश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए समर्पित किया, न्यौछावर कर दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। हंसते हंसते भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। साथ ही मैं उन सभी अमर बलिदानियों को भी, उनके परिजनों को भी आज के उस अवसर पर मैं उन सभी को नमन करता हूं, जिनके दर्द को प्रख्यात कवि श्री हरिओम पवार जी के शब्दों में कहूं तो, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, बहनों की राखियां जल गई, बर्फीली घाटी में बेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में। कारगिल की माटी में जब बेटे की अर्थी आई होगी, जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझ उठा सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में, मैं ऐसे हर देवी की चरणों में शीश झुकाता हूं, मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूं। भाइयों बहनों, कारगिल की घाटियों, पहाड़ों और हवाओं में भारत के रणबांकुरों का दुश्मन के खिलाफ किया गया सिंहनाद 1999 से लेकर आज भी उसी वेग से गूंज रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के शूरवीरों ने तिरंगों को मस्तक पर बांध कर ऐसी हुंकार भरी जिससे दुश्मन की धरती कांप गई थी, उनका कलेजा दहल उठा था। हमारे वीर सैनिकों ने दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों, जहां 0 डिग्री से भी नीचे का तापमान और विषम परिस्थितियों में अपने अदम्य साहस, वीरता, उत्कृष्ट रणनीति, अद्वितीय पराक्रम और अपार धैर्य का परिचय देते हुए दुश्मन को खदेड़ कर भारत को विजय दिलाई थी। भाइयों बहनों, कारगिल की विजय गाथा उत्तराखंड के वीर जवानों की चर्चा के बिना अधूरी रहेगी। इस युद्ध में जैसा हमारे सभी वक्ताओं ने बताया, 537 भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, जिनमें वीर भूमि उत्तराखंड के भी 75 भारतीय सपूतों ने, बहादुर सपूतों ने भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। हम कभी महावीर चक्र से अलंकृत मेजर विवेक गुप्ता और मेजर राजेश अधिकारी की वीरता को नहीं भूल सकते, जिनके रण कौशल और पराक्रम की गूंज आज तक तोलोलिंग की चोटियों में सुनाई देती है। और न ही हम शशि भूषण घिल्डियाल, राजेश शाह, खुशीमन गुरुंग
रुपेश प्रधान, कश्मीर सिंह, ब्रजमोहन सिंह, अनसुईया प्रसाद, कुलदीप सिंह और AK सिन्हा जैसे वीरों की वीरता को भूले हैं, जिन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं आज भी हमारे युवाओं को राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरित करती है, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। परंतु दुर्भाग्यवश पूर्ववर्ती सरकारों ने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को भी अपने राजनीतिक संकीर्ण स्वार्थों के चलते उस दृष्टि से देखने का काम किया। आपको जानकारी, यह हैरानी होगी आपको जानकर कि 2004 से लेकर 2009 तक के अपने कार्यकाल के दौरान कांग्रेस की सरकार ने कभी कारगिल विजय दिवस नहीं मनाया, क्योंकि वो विजय एक ऐसी विजय थी, देश की आजादी के बाद जितने भी युद्ध हुए, हर युद्ध हमारी सेना ने शौर्य और पराक्रम से जीते, क्योंकि हमारी सेना हमेशा से दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक सेना थी। हमेशा हमारी सेना बढ़ चढ़कर युद्ध के मैदान में अपना बलिदान देकर युद्ध के मैदान में जीत जाया करती थी। लेकिन भाइयों बहनों, युद्ध के मैदान में जीता हुआ युद्ध हम टेबल पर हार जाया करते थे। पहला युद्ध था श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, कि वो युद्ध सेना ने मैदान में भी जीता और अटल जी के नेतृत्व में हमने टेबल पर भी उस युद्ध को जीता। इस कारण से इन्होंने 2004 से लेकर 2009 तक कारगिल विजय दिवस ही नहीं मनाया। भाइयों बहनों, वीरभूमि उत्तराखंड के लगभग प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में जरूर होता है। कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, कोई कहीं है, किसी न किसी रूप में देश को अपनी सेवा दे रहा है। मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूं, आप सबके साथ मेरा भी जीवन प्रारंभ हुआ है। आज मुझे ये देखकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति होती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हमारे आज सैनिकों का, हमारे जवानों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ सेना को अत्याधुनिक हथियार और नए नए उपकरणों से सुसज्जित किया जा रहा है। सेना को जो आवश्यकता है उस प्रकार से उनका प्रोत्साहन किया जा रहा है। आप सभी ने देखा कि अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पराक्रमी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से किस प्रकार पाकिस्तान को 4 दिनों के अंदर ही घुटनों के बल लाकर खड़ा कर दिया था भाइयों बहनों, और उनको संधि की भीख मांगनी पड़ी थी। इस अभियान के माध्यम से भारत ने सिद्ध कर दिया कि हम जहां एक और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं, वहीं भारत में निर्मित नवीनतम तकनीक से युक्त स्वदेशी हथियार अन्य देशों के हथियारों से कई गुना बेहतर है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मेजर जनरल समी समरवाल जी ने बता दिया कि किस प्रकार जो है वो एयर कंडीशनर के बराबर होल से किस प्रकार अंदर जाकर कैसे वहां पर पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम नूरी उत्तराखंड से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से कारगिल दिवस के मौके पर अहम बातें कही गई हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सीतापुर के एक मोहल्ले में बच्चों के बीच हुए विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। इस विवाद को लेकर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें लाठी डंडे चले और कई लोग घायल हो गए। घटना संगत टोहला मोहल्ले की है, जहां पर बच्चों के बीच हुए झगड़े ने बड़ों के बीच हिंसा का रूप ले लिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मोहल्ला संगत टोला निवासी कुलदीप नाग ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बच्चों के विवाद के कारण पड़ोस में रहने वाले विनोद, देवीसरन और अन्य लोगों ने उन्हें मिलकर उनकी पत्नी पिंकी और उनके पुत्र शिवम को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया। दूसरे पक्ष ने भी मारपीट के संबंध में पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया, स्थिति पर नजर रखी जा रही है।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली के भगवानपुर गांव के कांवड़िया जत्थे के एक सदस्य की इस सड़क हादसे में मौत के बाद शुक्रवार को भारी बवाल मच गया। 15 वर्षीय अंकित नामक कांवड़िया सड़क किनारे आराम कर रहा था, तभी दूसरे जत्थे ने तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे में गुस्साए साथियों ने ट्रैक्टर चालक लल्ला बाबू और उसके साथी चैतराम को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और जमकर पीटा है। आक्रोशित कांवड़िया ने साउंड सिस्टम लगी ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगा दी। इस दौरान सड़क पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर से यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और ठप हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद हालातों पर काबू पाया जा सका है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा 27 जुलाई 2025 को ग्रीनथन रन फॉर ग्रीन गाजियाबाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें वृक्षारोपण के साथ साथ हाफ मैराथन दौड़ भी होगी। और इस विशेष आयोजन में 21 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की श्रेणियों में दौड़ आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है। दौड़ में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, जबकि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वालों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने के न्यूज संवाददाता जयवीर मावी से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का पहला हाफ मैराथन कार्यक्रम है, जो भविष्य में पूरे प्रदेश में फुल मैराथन की राह पर चलेगा। आप सभी को बताते हुए बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक गाजियाबाद हाफ मैराथन, जिसका नाम है ग्रीनथॉन, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है रविवार को। जैसा कि आपने बताया, डेट इज 27। टाइमिंग्स हैं इसके 5:30। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स इसमें 5 बजे तक आ जाएंगे और 5:30 बजे हम लोग ये मैराथन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मैराथन का जो टैगलाइन है वो है एक पेड़ एक दौड़ माँ के नाम। तो हमने जो एक पेड़ माँ के नाम का कॉन्सेप्ट है उसको हाफ मैराथन के साथ हम लोगों ने कंबाइन किया है। और जैसे ही सब लोग पार्टिसिपेट करके इसमें आएंगे, सिटी फॉरेस्ट में हम लोग हिंडन के किनारे किनारे उसमें वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की जो पहले कर्जे में डूबा होता था, आज कर्ज से मुक्त हो चुका है। वहीं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक नई पहल कर रहा है, जिसको लेकर हम बात करेंगे गाजियाबाद उपाध्यक्ष अतुल वत्स जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है के न्यूज में। थैंक यू सर। जानना चाहेंगे कि किस तरह की दौड़, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम और एक दौड़ माँ के नाम, आपके जैसा भी जो डिक्लेयर किया है आपने, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, क्या कार्यक्रम है आपका? ये हम लोग गाजियाबाद में गाजियाबाद हाफ मैराथन, जिसको हम ग्रीनथॉन के नाम से कह रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। और ये 27 को है, संडे को सुबह 5:30 बजे से 21 किलोमीटर की दौड़ है। एकदम प्रोफेशनल दौड़ है ये। इसमें प्रोफेशनल रनर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे, प्लस साथ ही साथ हमने 3 इवेंट्स और रखे हैं इसमें। वो 10 किलोमीटर का इवेंट है, 5 किलोमीटर का इवेंट है और 3 किलोमीटर की फ़न रन भी है। जैसा कि आपने बताया, इसका टैगलाइन है हमारा एक पेड़ एक दौड़ माँ के नाम। तो हम लोगों ने इस दौड़ को फिट इंडिया कैंपेन प्लस एक पेड़ माँ के नाम जो वृक्षारोपण का इनिशिएटिव है, दोनों को कंबाइन करते हुए हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वो साथ ही साथ सिटी फॉरेस्ट में हिंडन के किनारे वृक्षारोपण भी करेंगे। तो जो लक्ष्य हमें स्टेट से मिला है, वो लक्ष्य भी हम लोग पूरा करेंगे। ग्रीनथॉन इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लोग सबको एक तो चेतना लाना चाहते हैं कि भाई हमें गाजियाबाद की ग्रीनरी को प्रिजर्व करना है, ग्रीनरी को आगे लेके जाना है। प्लस साथ ही साथ इस बार जो बोर्ड मीटिंग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की होने वाली है, उसमें डेडिकेटेड 2% जो खर्चा हम लोग करते हैं उसको गाजियाबाद को और ग्रीन करने के लिए इस चीज़ का प्रस्ताव हम लेके जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा आपने बताया, एक पॉलिसी भी ग्रीनिफाइंग गाजियाबाद के लिए एक पॉलिसी पेपर GDA ने निकाला है। उस पर सब लोगों के आपत्ति और सब लोगों के सुझाव, सजेशन, सिविल सोसाइटी के सजेशंस हम लोग मांगेंगे और एक आगे चल के 10 ईयर की पॉलिसी प्लस 2047 की पॉलिसी गाजियाबाद को और ग्रीन करने के लिए हम लोग लेकर आएंगे। अगर बात करें तो गाजियाबाद के तमाम ऐसे पार्क हैं जो हालत खराब है, अगर उनके सुधार की बात करें तो किस तरह उन पार्कों को, क्योंकि ये भविष्य की योजना, अगर हम बात करें जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवक वहाँ पर जाते हैं और स्वास्थ्य के लाभ के लिए, लेकिन उल्टा कहीं ना कहीं नुकसान करा कर, तो उनके लिए क्या आपकी योजनाएं होंगी? मैं आपको ये कहूँगा कि
पार्क में जाना कभी नुकसान नहीं, बट जितनी भी हमारी योजनाएं हम लोग लेकर आए हैं, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हम एक पॉलिसी पेपर लेकर आ रहे हैं। तो दो तरीके से हम लोग पार्कों के ऊपर व्यय करते हैं। एक तो उसका जो रेगुलर मेंटेनेंस है उसके ऊपर व्यय होता है, और दूसरा हम किसी भी पार्क को वन टाइम उसके अंदर बहुत सारी जैसे चीज़ें ठीक कराना, उसमें नए झूले लेकर आना या नए एवेन्यूज़ क्रिएट करना, उसके जो पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं उसको ठीक करना, इन सब चीज़ों पे व्यय करते हैं। तो इस बार हम लोगों ने पॉलिसी लेवल पे निर्णय लिया है कि हम हर साल 10 पार्क का 15 पार्क का चिन्हांकन करेंगे जिन्हें मेजर रिपेयर, मेजर ओवरऑल की आवश्यकता है। तो आप आगे देखेंगे कि बहुत अच्छे अच्छे एवेन्यूज़ अपने फैमिली के साथ बैठ के समय बिताने के लिए गाज़ियाबाद में क्रिएट होंगे, और आगे चल के हम लोग सिटी फॉरेस्ट के ऊपर भी अच्छा खासा बजट हमने उसके लिए एलोकेट किया है। एक मीटिंग उसकी आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हो चुकी है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि भाई हम लोग को हिंडन को स्वच्छ करना है, हिंडन को वापस उसी ग्लोरी में लेके आना है, यहाँ पे आवासीय सुविधाएं देनी है और गाज़ियाबाद को ग्रीन करने के मोटो की तरफ अग्रसर होना है, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष अतुल वत्सी। अब लगता है कि गाजियाबाद के जो पार्क है उनका सुधार होगा, हिंडन नदी साफ होगी। देखना होगा कि आने वाले कब तक ये काम हो पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से दावा किया जा रहा है, और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बात करें तो लगातार नए नए आयाम प्राधिकरण गढ़ रहा है। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। और अब सीधा आपको उन्नाव लेकर चलते हैं, जहां पर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय कैंपस का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्नाव पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको मंच से हम दिखा रहे हैं। मंच पर मौजूद उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्नाव से ये तस्वीरें बड़ी सौगात कह सकते हैं उन्नाव और उत्तर प्रदेश को, क्योंकि उन्नाव से संचालित होने वाली ये पहली यूनिवर्सिटी होने जा रही है। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यूपी कैंपस, जिसका उद्घाटन आज उन्नाव में। धन्यवाद और पुनः स्वागत, अभिनंदन। आज माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा और दूरदर्शिता पूर्ण लक्ष्यों का अभूतपूर्व संगम AI संवर्धित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का लोकार्पण हो रहा है। यह नया परिसर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शिक्षा को अग्रसारित करने और बढ़ावा देने का जीवंत उदाहरण है, जिसका उद्देश्य राज्य को भारत में AI शिक्षा और अनुसंधान में अग्रणी स्थापित कर अत्याधुनिक नवाचार और वैज्ञानिक उन्नति में भारत की स्थिति सबसे आगे करना है। प्रस्तुत है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित एक लघु फिल्म, आइए देखें। हम जो अपने कल को सिखाएंगे वो हमने अपने कल से सीखा है। दुनिया भर में गूंजती आवाजों से हमने दुनिया से हाथ मिलाना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। इंडस्ट्री को नई पहचान देने वालों से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना सीखा। हमने भारत से सीखा है। India has created history by becoming the first nation in the world to soft land on the ब्रह्मांड के अनगिनत आसमानों से विज्ञान को अपना अभिमान बनाना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। हर पन्ने की कीमत समझने वाले विद्वानों से ज्ञान का असली मूल चुकाना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। रंगमंच के चमकते सितारों से हर मंच पे चमकना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। हर मैदान में जीतना सीखा है। हमने भारत से सीखा है। जिस देश ने सिर्फ आगे बढ़ना सिखाया है, हमने उस देश से सीखा है। वेलकम टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, भारत की नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी। भारत के निरंतर बढ़ने की लेगेसी को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपनाया है, इसलिए हमारा उत्तर प्रदेश कैंपस है भारत की पहली AI ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी। एजुकेशन इंस्पायर्ड बाय आवर प्राउड नेशन, क्योंकि हमने भारत से सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय सांसद, राज्यसभा एवं संस्थापक व कुलाधिपति चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अति आदरणीय श्री सतनाम सिंह संधू जी से कृपया पधारे, स्वागत उद्बोधन और परिचयात्मक उद्बोधन दें। भारत माता की,
बात नहीं बनी। भारत माता की। कर्म और धर्म के कर्मयोगी आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर साहब, मंत्री महोदय जोगिंदर उपाध्याय जी, डॉक्टर सच्चिदानंद हरि साक्षी जी महाराज, आदरणीय सांसद महोदय, श्रीमती शकुन सिंह जी, अनिल सिंह जी एमएलए साहब, श्रीकांत कातियर जी, पंकज गुप्ता जी एमएलए साहब, राज बहादुर सिंह चंदेल जी, अरुण पाठक जी, मंच पे सुशोभित श्री ब्रजेश कुमार रावत जी, श्री बंबालाल दिवाकर जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री आशुतोष शुक्ला जी, श्री अनुराज अवस्थी जी, और आज के इस उद्घाटन समारोह में भारत की टॉप इंडस्ट्री से ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स हमारे पास पहुंचे हैं। वीज़ा कार्ड जो है वर्ल्ड की टॉप ब्रांड श्री आनंद विजय झा जी, श्री सूर्य छेत्री जी एयरबस से पहुंचे हैं, श्री विजोग जैन जी, और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य सचिव साहब, अधिकारीगण, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और मंच पे विराजमान और आज के समागम में उपस्थित सभी माननीय गण, सबसे पहले तहे दिल से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की पूरी मैनेजमेंट की ओर से, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूरे अध्यापकों की ओर से और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के शिक्षार्थियों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पास शब्द कम पड़ रहे हैं जिन शब्दों से आपका अभिनंदन करें, आपका धन्यवाद करें। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उत्तर प्रदेश में कैंपस खोलने की प्रेरणा से लेकर इस सपने को हकीकत में लाने तक का जो आशीर्वाद मिला है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को, उसके लिए हम कभी भी आपका धन्यवाद कर ही नहीं सकते शब्दों से। आप हमारे प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस को उत्तर प्रदेश में लाने के पीछे हमारा जो सपना है वो सिर्फ एक और यूनिवर्सिटी कैंपस खोलना नहीं है, वो विकसित भारत की ध्वज, विकसित भारत के केंद्र, जहां से विकसित भारत का सूर्योदय हो रहा है, उस उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे एडवांस वर्ल्ड क्लास कैंपस खोलना है कि आपके नेतृत्व में जब विकसित भारत का सूर्य उदय हो रहा है तो उसकी किरणों में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की किरण का भी कुछ योगदान होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आने का दूसरा कारण हमारा उत्तर प्रदेश के युवा है। हमारे चंडीगढ़ मोहाली कैंपस में हजारों की तादाद में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश से युवा जाते हैं, और जब हम उनका टैलेंट देखते हैं, उनका हुनर देखते हैं, उनका जज्बा देखते हैं, तो हमें लगता है कि ये सच में एक बहुत ही अच्छी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाने वाला युवा है उत्तर प्रदेश का। और क्यों ना उत्तर प्रदेश से हजारों युवा आ रहे हैं, तो क्यों ना उत्तर प्रदेश में जाकर हम इनकी सेवा करें। तो हमारी सेकंड इंस्पिरेशन हमारे युवा हैं जो जहाँ पे पहुँचे हैं। और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के युवा में इतना जज्बा है, इतनी शक्ति है, इनको सिर्फ अवसर मिलना चाहिए। इनको अवसर मिलेगा तो ये दुनिया जीत के ला सकते हैं, हमें ऐसा लगता है। और हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश के कैंपस से सिर्फ वर्क फोर्स ना निकले, यहाँ पे दुनिया के लीडर निकले। आने वाली माइक्रोसॉफ्ट, आने वाली गूगल, आने वाली अमेज़न उत्तर प्रदेश से निकले। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रस्ट एरिया के साथ दुनिया के बेहतरीन स्टार्टअप उत्तर प्रदेश कैंपस से निकले, जो दुनिया में बिजनेस को लीड करें। और जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने तो सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न जो है
स्टार्टअप के वो उत्तर प्रदेश से निकल के सामने आए। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं वफा नहीं करूँगा अगर मैं हमारे सबके प्रेरणा स्रोत जिन्होंने भारत को सपने देखना ही नहीं सिखाया, उन सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील करना है वो सिखाया हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, जिनसे प्रेरणा लेकर हम घर से निकले। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जो शख्स आपके सामने एक सांसद के रूप में, एक यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में खड़ा है, ये पंजाब के एक बहुत ही पछड़े हुए गांव से निकला है। और पछड़े हुए गांव से, उस घर से निकला जिसमें कोई विद्या नहीं थी, जिसमें एजुकेशन नहीं थी, मेरे गांव में स्कूल नहीं था। और आज आपने हमारा वीडियो देखा जी, हमारी सोच है कि हमने भारत से सीखा है, हमको सब कुछ इस देश ने दिया है, भारत माता ने दिया है। और इससे बढ़िया हमारे लिए अवसर नहीं हो सकता कि आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र धरती पे, इस भूमि पे जहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की कर्म भूमि है, जन्मभूमि है, वहां पे आके हम सेवा कर सके। और आखिर में योगी जी, मैं एक सिख समाज से भी आता हूँ। आदरणीय साक्षी जी महाराज हमारे निर्मल संप्रदाय के, हम तो उनको धर्म गुरु मानते हैं हमारे। तो हम जो सिख हैं, जब हम भारत को देख रहे हैं, जब हम मोदी जी को देखते हैं, जब हम योगी जी को देखते हैं, तो हमें लगता है कि गुरु महाराज की कृपा, जितना सम्मान आपने गुरु ग्रंथ साहब को दिया, सिख कौम आपका कर्जा नहीं उतार सकती। योगी जी, आपने शीश पे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को, क्योंकि गुरु ग्रंथ जी सिर्फ ग्रंथ नहीं है, वो हाजिर नाजिर गुरु हैं सिखों के लिए। और आपने एक बार नहीं, बार बार गुरु साहब को जो सम्मान दिया है, हमारा शीश झुकता है। और हम अपनी कम्युनिटी की ओर से भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आपने हमारे हाथ पकड़े हैं, हमारी उंगली पकड़ी है, हमें संभाला है, यहाँ पे सिख कौम को आपने बहुत हमें मौका दिया है। हम आपसे एक और वादा करते हैं, देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर जगह पे जहाँ सिख बैठा है वो अपनी जान हथेली पे लेकर चलेगा। अगर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर होगा तो मैं ये पाकिस्तान को भी कहना चाहता हूं कि पंजाब के बॉर्डर पे बैठा है सरदार, ठोकेगा बार बार। ये देश के प्रति मैं सच कह रहा हूं, जब आप एयरफोर्स के चीफ मार्शल को देखते हो और जब भी मौका मिला है सेवा का देश के लिए, तो ये सौभाग्य किसी न किसी सरदार के हिस्से है। मैंने इसीलिए बोला था कि पंजाब के बॉर्डर पे बैठे हैं सरदार, ठोकेंगे बार बार अगर कोशिश करेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत मन में बातें हैं करने के लिए, लेकिन आज हमने आपसे सुनना है, आपसे आदेश लेना है। तो उन्नाव से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जहां पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उन्नाव कैंपस का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। आज बड़ा मौका उत्तर प्रदेश के लिए और साथ ही साथ उन्नाव के लिए भी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।